मतलब ये क्लियर समझ में आ गया है कि व्हाट इज द फंडामेंटल। हमने स्टार्ट किया था इनहेरिटेंस से। नाउ आफ्टर इनहेरिटेंस हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशन बिटवीन इनहेरिटेंस से देखा है ना, बिटवीन द क्लासेस देख लिए हम लोग ने। वहाँ से हम लोगों ने ये अपना मतलब टॉपिक स्टार्ट किया था। तो उसमें आपका इनहेरिटेंस से हम लोगों ने उसको जनरलाइजेशन में लेके आ गए थे, एग्रीगेशन में लेके आ गए थे, देन स्पेशलाइजेशन में लेके आ गए हैं, एंड देन एसोसिएशन में लेके आ गए हैं। अब हमारा एसोसिएशन में रिकर्सिव एसोसिएशन का कंसेप्ट है ये। और उसके बाद हम मल्टीप्लिसिटी का कंसेप्ट डेवलप करेंगे। मल्टीप्लिसिटी मीन्स यू डू नॉट टेल इन जनरल, है ना, यू हैव टू स्पेसिफाई विद सम नंबर्स। या तो आप ये बोलिए कि भाई इट विल बी द वन और इट विल बी द मोर, है ना, मोर में मैनी हो सकता है, बट इट शुड बी सम कॉन्स्टेंट्स। हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए, जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है ना, n हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा जनरलाइज कंसेप्ट में सोचे, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप कांस्टेंट बेस बना होता है। ठीक है, तो पहले हम रिकर्सिव देख लेते हैं। रिकर्सिव देखने के बाद में आपको ये क्लियर हो जाएगा। रिकर्सिव का वर्ड मेरे ख्याल से इट इज नॉट न्यू वर्ड। रिकर्सिव का वर्ड हम लोगों ने सी में भी देखा था और ऑलमोस्ट सी प्लस प्लस में भी है, जहां पर हम इसको रिकर्शन के नाम से जानते हैं। तो रिकर्शन इज नथिंग बट इट इज ए कॉलिंग इटसेल्फ ना। इफ एनी प्रोग्राम इट्स कॉलिंग इटसेल्फ, द थ्योरी इज नोन एज ए योर रिकर्शन। अगर हम कोई प्रोग्राम को कॉल कर रहे हैं, मतलब ये खुद ही अपने आप को कॉल कर रहे हैं, तो दैट कंसेप्ट इज नोन एज ए रिकर्शन। रिकर्शन में जैसे वी नो वेरी वेल देयर आर द टू इम्पोर्टेंट पॉइंट। वन, देर इज नो नीड ऑफ लूपिंग। लूपिंग की वहां पे जरूरत नहीं है। यू डोंट यूज द एनी लूप आइदर फॉर वाइल और डू वाइल। कोई भी लूप को आपको यूज नहीं करना है। एंड सेकेंडली आल्सो यू डू नॉट यूज द गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट भी नहीं करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि अगर हमने कंडीशन नहीं लगाया है तो लूप बिकम एज ए इनफाइनेट, है ना। तो लूप आपकी इनफाइनेट हो जाती है। और अगर आपने कंडीशन लगाया है तो वो प्रॉपरली टर्मिनेट होगी। तो रिकर्शन में हमें प्रॉपरली टर्मिनेट होना जरूरी है। ठीक है, तो बेसिकली देर इज वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन लूपिंग प्रोग्राम एंड रिकर्शन प्रोग्राम। कोई मुझे चैट में बताए व्हाट आर द थ्योरी बिहाइंड द लूपिंग प्रोग्राम एंड रिकर्शन प्रोग्राम। व्हाट आर द मैथमेटिकल टर्म्स relate to looping and relate to recursion। तो कोई चैट में मुझे बताए कि सर लूपिंग में हम जो काम करते हैं वो टर्मिनोलॉजी ये है, और अगर हम रिकर्शन में काम करते हैं तो टर्मिनोलॉजी ये है। तो कोई चैट में मेरे को बताना चाहता है तो जरूर बताए, अदरवाइज आई विल से द रिजल्ट डायरेक्टली। जो भी उसका आंसर है मैं बता सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कोई स्टूडेंट उसको बताए कि रिकर्शन मीन फंक्शन कॉल इटसेल्फ। ये बहुत अच्छी चीज बताया कुशाग्रा ने। रिकर्शन मीन्स द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। तो ये तो हो गया, हमारा रिकर्शन हो गया, मान लिया मैंने। अब मेरे को बताइए कि रिकर्शन और लूपिंग प्रोग्राम में क्या टेक्निकल डिफरेंस है। दोनों सेम ही कंसेप्ट में बेस काम करते हैं या कुछ डिफरेंस है। रिकर्शन कॉल इटसेल्फ, मान लिया मैंने, यश बता रहे हैं कि रिकर्शन कॉल इटसेल्फ इट इज ए मेथड। हम कैसे काम करते हैं वो आप बता रहे हो। रिकर्शन कॉल इटसेल्फ इट इज ए मेथड, है ना। लूपिंग इज फॉलोड व्हेन इट्स कंडीशन इज ट्रू, यस। तो रिकर्शन में भी वही है कि जब तक उसकी कंडीशन ट्रू होगी तब तक वो फॉलो करेगा। तो बोथ आर द सेम मेथड्स बोलेंगे इसको। तो मुझे यह बताइए कि एग्जैक्टली उसके पीछे मैथमेटिकल टर्म क्या छुपे हुए हैं। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन
your looping program and the recursion program. क्योंकि मैथमेटिक्स से प्रोग्रामिंग बनती है, प्रोग्रामिंग से मैथमेटिक्स नहीं बनता है ना, मैथमेटिक्स से प्रोग्रामिंग बनती है। तो वी शुड नो द मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स हमें पता है तो हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। विदाउट मैथमेटिक्स इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ए गुड प्रोग्राम। तो कोई मेरे को बताना चाहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर लूपिंग प्रोग्राम एंड यूर रिकर्शन प्रोग्राम? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। लूपिंग प्रोग्राम इज नथिंग बट इट इज नोन एज ए इंटरैक्टिव प्रोग्राम, है ना। इसमें आपका रिपीटिशन हो जा रहा है, रिपीट चीजें होती हैं, है ना। तो यू आर डूइंग द इंटरप्टिव प्रोग्राम, मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम के अंदर में आप जैसे यूज कर रहे हैं सम नेचुरल नंबर को जनरेट करने का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो यू आर डूइंग द सिमुलेशन। हम सिमुलेशन यूज कर रहे हैं। जैसे हम फैक्टोरियल प्रोग्राम को बना रहे हैं, तो फैक्टोरियल प्रोग्राम को हम बना रहे हैं फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। तो इट इज नॉट ए प्योर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला को हमें अगर समझ के एग्जीक्यूट करना है तो वी रिक्वायर्ड रिकर्शन। तो रिकर्शन नीड इंडक्शन प्रोग्राम। रिकर्शन में इंडक्शन प्रोग्राम का कंसेप्ट आता है। अगर इंडक्शन प्रोग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ऑल फंक्शंस आर बेस्ड ऑन द इंडक्शन प्रोग्रामिंग। इंडक्शन प्रोग्राम होता है जहां पे हम ये बोल सकते हैं कि यूर suppose 5 factorial, तो 5 factorial become is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1, then the your result is there। ये हमें पूरा वहां पर सिमुलेट होके इस तरीके से फॉर्मूला बेस दिखेगा। लेकिन यहाँ पे आपको लूपिंग में ये कंसेप्ट नहीं मिलता। लूपिंग इज ए सम मतलब यूर टेक्निक, है ना, आप उसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम कर दे रहे हो और कुछ नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज ए यूर टर्मिनोलॉजी। तो दो चीजें हमें यहाँ पर बतानी थी कि एक रिकर्शन होता है और एक लूपिंग कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो लेट रिकर्सिव का मतलब तो यही है ना। स्क्रीन तो दिख रही होगी, स्क्रीन दिखने में क्या हो गया, स्क्रीन तो दिखना चाहिए। इज एनीवन नॉट गेटिंग ए स्क्रीन? स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है। यू शुड गेट ए स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा होगा, आप देखिए। स्क्रीन दिख रहा है सबको? दिखना चाहिए स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर में आपका आज का तारीख लिखा होगा और रिकर्सिव, रिकर्शन एंड मल्टीप्लिसिटी का 2 टॉपिक लिखा हुआ है। तो दिख रहा है ना? तो यस, यू आर गेटिंग इट दिस वन। तो चलिए ठीक है, इसका मतलब है मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। तो रिकर्सिव का मतलब मैं वही आपसे पूछ रहा था और आपने बता भी दिया। तो रिकर्सिव का कंसेप्ट यही है मेरे पास, जो कुशाग्रा ने एक बहुत सिंपल सेंटेंस में बताया था कि रिकर्शन में फंक्शन कॉल इटसेल्फ होता है। तो फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज नोन एज ए रिकर्सिव। और रिकर्सिव एसोसिएशन क्या होगा? क्लास कॉल इटसेल्फ, ठीक है ना, उसी में उसको कॉल किया जाएगा। तो दैट इज नोन एज ए यूर रिकर्सिव एसोसिएशन। अगर हम उसको उसी में से कॉल करेंगे तो दैट बिकम एज ए रिकर्सिव एसोसिएशन। तो इसको मैं अब आपको थ्योरी से समझा रहा हूं। तो लेट आई हैव ए the small definition and the example. देखिए, what is mean by that? A recursive association connect a single class type, है ना। It is a single class type that is known as a serving in one role and to itself serving in another role, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अपने कनेक्शन से रिलेशनशिप कैसे बना रहा हूं रिकर्सिव एसोसिएशन में? आई एम कनेक्टिंग ए सिंगल क्लास टाइप ऑफ विद नेम वन रोल एंड टू इटसेल्फ विद अनदर रोल। यानी आई हैव वन रोल सर्विसिंग ए वन रोल। तो ये एक वन रोल हो गया, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे हम? इट इज ए वन रोल। इसको हम वन रोल बोलेंगे। नाउ दिस इज अनदर रोल, यानी कि आप समझ रहे होंगे
कि व्हाट इज द सेंस ऑफ द रिकर्सिव एसोसिएशन। तो रिकर्सिव एसोसिएशन मीन्स इट इज ए नथिंग बट कनेक्टिंग ए सिंगल टाइप टू इटसेल्फ। A recursion association is nothing but it is a connects a single class type. It is a single class type. यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि it is a your single class type. यहाँ पर single class type आ रहा है and to itself. देखिए ये वर्ड वही है जो आपके फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन में था, itself यहाँ पर भी आ रहा है। तो ए फंक्शन है ना, कॉल itself, यही कंसेप्ट है। तो कनेक्ट ए सिंगल टाइप टू इटसेल्फ का मतलब यही हो रहा है। तो ए रिकर्सिव एसोसिएशन कनेक्ट्स ए सिंगल क्लास टाइप टू इटसेल्फ। तो एक तरफ से एक रोल रहेगा और दूसरे तरफ से दूसरा रोल रहना चाहिए। तो दिस इज द बेसिकली रिक्वायरमेंट, हमें इस चीज को समझना है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग समझ गए कि ए रिकर्सिव एसोसिएशन कनेक्ट्स ए सिंगल क्लास टाइप दैट इज सर्विंग ए वन रोल टू इटसेल्फ दैट इज सर्विंग इन अनदर रोल। तो इसको हमको समझाना है एग्जाम्पल से, तो हम एग्जाम्पल से समझाना चाह रहे हैं। तो लेट द वन एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ये है कि इन द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल का एक केस ले रहा हूं, इन विच वन एडमिन स्टाफ, ठीक है। तो एक एडमिन स्टाफ होता है, जब भी हम कभी बीमार गिरते हैं या कभी हमें हॉस्पिटल जाना रहता है तो वेरी फर्स्ट वी विल इंटरेक्ट टू द वन एडमिन स्टाफ, ठीक है ना। एडमिन स्टाफ क्या करेगा? एडमिन स्टाफ आर इंचार्ज एंड एडमिटिंग इन पेशेंट टू द हॉस्पिटल, ठीक है। अगर आपके पास में डॉक्टर ने बोल दिया है कि यू हैव टू एडमिट, तो जब आप एडमिट होने का एक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो एडमिट बोलता है, तो आप क्या करेंगे? यू हैव टू गो इन द एडमिशन, आपको एडमिशन लेना है। तो एडमिन स्टाफ आर इंचार्ज एडमिटिंग इन पेशेंट टू द हॉस्पिटल। तो यहाँ पर एक एडमिन स्टाफ आपको मिलेगा जो कि इंचार्ज रहेगा, और वो एडमिट करेगा इन पेशेंट को टू द हॉस्पिटल, ठीक है। तो दूसरी बात ये है, इन दैट द सेवरल नर्सेस वर्क इन ईच वार्ड, ठीक है ना, वहां पे वार्ड में नर्सेस काम करती हैं, एंड वन ऑफ देम इज इन चार्ज ऑफ द वार्ड। तो उसमें से कोई एक हेड होगी जो कि आपके वार्ड की इंचार्ज कहलाएगी, ठीक है ना। तो देखिए एक एडमिन स्टाफ हो गया जो कि इंचार्ज है और जो पेशेंट को एडमिट करेगा। यहाँ पर फिर सेवरल नर्सेस होंगी ईच वार्ड में, और वहां पे वन ऑफ देम इज इंचार्ज ऑफ द वार्ड। अब सपोज करिए कि इसका मुझे एक क्लास डायग्राम बनाना है। तो इसका मुझे अगर क्लास डायग्राम बनाना है तो आप अपने पेज और पेन को पास में भी रख सकते हैं, वहां पर भी आप बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको बोल रहे हैं कि इसका एक क्लास डायग्राम बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? हाउ मेनी क्लासेस आर इन दिस टू सेंटेंस, यहाँ पर दो सेंटेंस आपको दिख रहे हैं। हाउ यू कैन मेक ए क्लास डायग्राम ऑफ दिस टू सेंटेंस। ये दो सेंटेंस दिख रहे हैं आपके, ये वाला एक सेंटेंस है, ये वाला एक सेंटेंस है। हाउ वी कैन मेक ए क्लास डायग्राम ऑफ सच टू कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट। तो देखिए इसके अंदर में हम लोग क्लास डायग्राम कैसे बना सकते हैं? इसके अंदर में हम लोग क्लास डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं कि वी हैव ए वार्ड एंड द वार्ड असाइंड टू नर्स, and in nurse there is a in charge nurse, ठीक है। there is a ward में you are admitted, and from ward assigned to nurse, in each ward there are nurses are there, and in that nurse basically there is a nurse known called as a in charge nurse। तो ये रिकर्सिव कंसेप्ट हो गया आपका, ठीक है ना।
ये जो नर्स है, ये नर्स देखिए यहाँ तक तो हमने काम समझ लिया, एक वार्ड हो गया, एक नर्स हो गई, दिस इज असाइंड हो गए। अब इसके अंदर आपको समझना है ना, इसके अंदर आपको समझना है। तो यहाँ पे नर्स है और उस नर्सों में एक इंचार्ज नर्स है, तो जो इंचार्ज नर्स है वो भी नर्स है, ठीक है ना, जो नर्स है वो भी नर्स है। जैसे मैं ये बोलूं कि हर कॉलेज में एक डिपार्टमेंट होता है, अब डिपार्टमेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, स्टाफ्स होते हैं। अब वो स्टाफ में से फैकल्टी स्टाफ में से दो टाइप के स्टाफ हो गए, एक फैकल्टी हो गई, एक नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, एक टीचिंग स्टाफ हो गया। तो वहां पे आपका हेड कौन बनेगा, हेड जो बनेगा that will be the your also a kind of faculty staff। भाई वो फैकल्टी स्टाफ में तो आ रहा है, तो वो रिकर्सिव हो गया। मतलब जो भी हेड है वो पहले क्या है, वो है पहले फैकल्टी, उसके बाद उनको ये काम दिया है एज एड ऑन, ये एडिशनल काम है। तो ये जैसे आप लोग अपने किसी भी वहां पर जाएंगे प्लेसमेंट में, ये इंडस्ट्री में जाएंगे, भाई आपको भी क्या है कि पहले तो आपको किसी भी मतलब हायर पोजीशन के अंदर में किसी को रखेंगे, फिर धीरे धीरे आप भी हायर पोजीशन में जाएंगे। तो भाई हायर पोजीशन में जो व्यक्ति काम कर रहा है और जो उसके नीचे काम कर रहा है, सारे के सारे इम्प्लॉई हैं, सीईओ भी इम्प्लॉई है, ठीक है ना, आपका सीईओ भी इम्प्लॉई है, लेकिन सीईओ वो आपको मैनेज कर रहा है, आप उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा आगे का एक टर्मिनोलॉजी बढ़ेगी कि भाई इसके अंदर में अभी मैनेज कंसेप्ट नहीं आ रहा है, इसमें कौन किसको मैनेज कर रहा है वो कंसेप्ट नहीं आ रहा है। अभी केवल क्या आ रहा है कि भाई यहाँ पे बहुत सारी नर्सेज हैं इन ईच वार्ड, इन ईच वार्ड। अच्छा यहाँ पर ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि कितनी नर्सेस हैं, मतलब मैनी है कि वन है। भाई हर वार्ड में केवल एक नर्स होनी चाहिए या मिनिमम 5 से 10 होनी चाहिए। हाउ वी कैन गिव दिस टाइप ऑफ लेबल इन दिस डायग्राम, दैट इज कॉल्ड एज ए मल्टीप्लिसिटी, दैट इज कॉल्ड एज ए मल्टीप्लिसिटी। भाई जिस नर्स को मैं यहां से देखूंगा, इट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो गया, तो भाई नर्स के लिए वर्ड हो गया और वार्ड के लिए नर्स हो गए। तो अब मेरे को बताइए, नर्स को मैं अगर यहां से देखूंगा तो एक वार्ड में दिखेगा, कोई ऐसा थोड़ी है कि नर्स 4-5 वार्ड में काम करेगी, इट इज नॉट पॉसिबल। भाई एक वार्ड में एक से ज्यादा नर्स होंगी, पर मिनिमम कितनी होंगी, भाई मिनिमम 5 होंगी, 2 होंगी, 2 से 10 हो सकती है। तो लाइक दैट वी हैव टू मेंटेन। भाई नर्स इंचार्ज बनाया है तो नर्स इंचार्ज एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई मैनेजर की बात हो रही है, भाई आपके टीम में एक से ज्यादा भी मैनेजर हो सकते हैं, तो वो मैनेजर भी आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे कि भाई उसमें कितने मैनेजर हैं। उस मैनेजर में भाई एक डायरेक्टर हो गया, एक प्रिंसिपल डिजाइन हो गया, एक सैलरी पर्सन, मतलब लाइक दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे एक्चुअली इम्प्लॉय हैं। तो ये डायग्राम आपको ये समझा रहा था, मैं और डायग्राम से आपको समझाता हूं। लेट दिस इज ए फर्स्ट एग्जांपल। अब देखिए सेकंड एग्जांपल बताते हैं आपको। सेकंड एग्जांपल में ये है, वर्कर वर्क्स फॉर मैनेजर एंड वर्कर एंड मैनेजर बोथ आर टू रोल ऑफ एम्प्लॉय, है ना। यहां पर क्या आ रहा, वर्कर वर्क्स फॉर मैनेजर। भाई वर्कर कौन है, वो भी आपका एम्प्लॉय है, और मैनेजर कौन है, वो भी आपका एम्प्लॉय है, ठीक है ना। ये दोनों ही एम्प्लॉय है, यानी कि यहाँ पर दो रोल है, एक वर्कर का रोल है और एक मैनेजर का रोल है, ठीक है ना। एक वर्कर का रोल है और एक मैनेजर का रोल है, ठीक है ना। एक वर्कर का रोल है और एक मैनेजर का रोल है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके पास में नॉर्मली दो टाइप के इंप्लॉय के रोल हो रहे हैं, ठीक है। दो टाइप के इंप्लॉय के रोल हो रहे हैं, एक हो रहा है वर्कर और दूसरा हो रहा है मैनेजर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज को हमें समझना है कि हमारे पास में वर्कर और एम्प्लॉय दो टाइप के रोल हैं, ठीक है ना। तो मैं कनेक्शन बदल के आपको दिखा रहा हूँ, शायद अब आवाज आपको बराबर दिखेगी, ठीक है ना।
तो अब तो 2 मिनट 1 मिनट की बात रहेगी, चेंज हो रहा है ये। यस, तो ये इसको मैंने बदल दिया, ठीक है। तो लेट इन द एम्प्लॉय, है ना भाई, देखिए वर्कर भी किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय है, मैनेजर भी एम्प्लॉय है। तो वर्कर वर्क्स फॉर मैनेजर, ठीक है ना, वर्कर वर्क्स फॉर मैनेजर, यानी मैनेजर के लिए वर्कर काम करते हैं। तो वर्कर वर्क्स फॉर, यहां पर देखिए, अब आपको दिख रहा होगा, आवाज भी आ रही होगी। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वर्कर वर्क्स फॉर मैनेजर एंड वर्कर एंड मैनेजर बोथ आर टू रोल्स ऑफ एम्प्लॉय। तो अगर ऐसा आपके पास में कहीं पर वर्डिंग्स है तो उसे हम लोग किस तरीके से बताएंगे? तो दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको इस तरीके से बताते हैं, देखिए। तो इट विल बी लाइक दैट, यहां पर आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि वी हैव ए एम्प्लॉय, और यहां पर क्या है आपका, एक वर्क्स फॉर है। तो एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉय वर्कर वर्क्स फॉर मैनेजर, है ना, मैनेजर भी जो है वो एम्प्लॉय है, और वर्कर भी कौन है? एम्प्लॉय। तो वर्कर एज ए एम्प्लॉय वर्क्स फॉर मैनेजर एंड मैनेजर इज आल्सो एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये रिकर्सिव बन गया, है ना, ये क्या बन गया? रिकर्सिव बन रहा है। इंप्लॉय के ऊपर हम फिर से घूम के आ जा रहे हैं। आइदर यहां पर मैंने एक कंडीशन लगा दिया है, अगर इस कंडीशन को आप हटा दें, इस कंडीशन को आप हटा दें, तो हो सकता है कि यहाँ पर अपने आप को ही अपन कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने आप को ही अपन कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया है, तो डायमंड साइन का मतलब कंडीशन हो गया कि एम्प्लॉय एज ए वर्कर वर्क्स फॉर मैनेजर एज ए एम्प्लॉय। तो यहाँ पर मैनेजर भी एम्प्लॉय है, वर्कर भी एम्प्लॉय है, लेकिन कुछ वर्कर जो हैं वो काम करते हैं मैनेजर के अंडर में, है ना। तो ये इंटरप्रिटेशन आपको निकालना जरूरी आएगा, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन और वो दोनों चीजों को आपको समझाना है, क्योंकि मॉडलिंग करनी है हमको ना। अब हमको किसी चीज की मॉडलिंग करनी है, मतलब हमको इसको एसोसिएशन एग्रीगेशन सबकी मॉडलिंग करनी है। तो मॉडलिंग कैसे करेंगे? इसी तरीके से हम कर पाएंगे। एक और आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, अब इसको देखिए आप। वन टीम इज असाइन्ड द टास्क ऑफ सुपरवाइजिंग द अदर टीम, ठीक है ना। हमारे पास में नंबर ऑफ टीम है, हमारे पास नंबर ऑफ टीम है, अदर टीम्स, ठीक है। एक ये भी टीम है और यहां पर एक और टीम है ना। तो वन टीम इज असाइन्ड द टास्क ऑफ सुपरवाइजिंग द अदर टीम। तो ये टीम और ये टीम, ये दोनों के दोनों टीम हमारे पास सेम है, पर हमने किसी एक टीम को सुपरवाइजिंग करने का भी काम दिया हुआ है। उनको अपना काम तो दिया ही है, पर साथ में हमने सुपरवाइजिंग का, जैसे सीआर हो गए, हमारे क्लास में जो बच्चे हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, पर हमने किसी 2 स्टूडेंट को सीआर बनाया है। तो हमने 2 स्टूडेंट आर असाइन्ड द टास्क ऑफ सीआर द अदर स्टूडेंट्स। भाई वो 2 स्टूडेंट क्लास के रिप्रेजेंटेटिव जैसा कंसेप्ट हो गया। तो दिस वन टीम अदर टीम दोनों ही टीम है, यानी कि टीम से हमें कुछ चीज निकालनी है, और एक जगह हम क्या लिखेंगे? सुपरवाइजिंग लिखेंगे। अब देखिए इसके अंदर में क्या कंसेप्ट आ रहा है कि दिस सुपरवाइजर, है ना, सुपरवाइजर कौन बन जाएगा? सुपरवाइजर और सुपरवाइजिंग कौन कंसेप्ट है, इसको ध्यान देखना है बस। दिस सुपरवाइजर टीम makes sure that each team records its portion of the data, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सुपरवाइजर टीम है, मतलब आपकी जो एक टीम है, that will be the supervise the team, and this supervisor team makes sure that each team, जो भी उसके अंडर में हम जो भी टीम को हम सुपरविजन कर रहे हैं, उस टीम का रिकॉर्ड इट्स पोर्शन ऑफ द डेटा, ठीक है। अब देखिए द सुपरविजन रिलेशनशिप
अब यहाँ पे हमें रिकर्सिव लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? बिकॉज द सेम एंटिटी, तो सेम एंटिटी कौन है? टीम। टीम इज द सेम एंटिटी, ए पर्टिकुलर टीम दैट also participate more than once in the relationship as a supervisor or as a supervisee। ठीक है ना? तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक जो टीम है वो सुपरवाइजर भी है और वही टीम एज ए सुपरवाइजी भी है। तो सुपरवाइजर एंड द सुपरवाइजी, तो ये चीज हमको बनाना है। तो इसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो इसका डायग्राम हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये सिंपल सा डायग्राम बना हुआ है। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा क्या चाहते हैं आप। देखिए सबसे पहले क्या है, वी हैव ए टीम। तो भाई टीम आपके पास है। अब इस टीम में हमको क्या करना है? सुपरविजन करना है। तो इस टीम का सुपरविजन भी करना है और टीम को काम भी कराना है। तो देयर इज ए वन टीम, देयर इज ए वन टीम दैट विल बी सुपरवाइजर, है ना? ए टीम विल बी सुपरवाइजर, सुपरविजन द सुपरवाइजरी टीम। अब ये टीम को वो सुपरवाइज करेगी। तो वन टीम एज ए सुपरवाइजर डूइंग द सुपरविजन फॉर द सुपरवाइज द टीम। तो ये चीज हमको समझना है कि किस तरीके से ये रिकर्सिव का कंसेप्ट डेवलप हो रहा है। ये तो थ्योरी हो गई, अब प्रैक्टिकल भी इसी के अनुसार बनता है। तो हमको इसको प्रैक्टिकल में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा कि भाई कैसे कन्वर्ट किया जाए, कौन सा क्लास और किस तरीके से। मतलब हमारा सबसे पहले ये थॉट निकल के आना चाहिए, ठीक है ना? ये थॉट पहले तो थ्योरी में थॉट निकलना चाहिए। अगर थ्योरी में थॉट निकल जाता है तो प्रैक्टिकल में भी थॉट निकल सकता है। अदरवाइज प्रैक्टिकल में आप केवल ये करोगे कि भैया वहां ए लिखा है, आप भी ए लिखोगे। क्यों लिखा है ए, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दिस इज द, हम लोग जो भी आपको पढ़ा रहे हैं ये यूनिट में ये सारे यूनिट को जोड़ेंगे तो लास्ट पॉइंट है मॉडलिंग। वो मॉडलिंग आपको करनी है। तो वो मॉडलिंग आपको कोई भी चीज का सॉफ्टवेयर बनाना है, मॉडलिंग के थ्रू करना है। आपको ऐसा थोड़ी नॉर्मली प्रोग्राम लिख के बना देना है। प्रोग्राम लिखना इज नॉट वेरी बिग टास्क। द प्रॉब्लम टू डिजाइन ए प्रोग्राम इज ए बिग टास्क। ठीक है, तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अगर किसी को प्रोग्राम नहीं आता है तो उसको डरने की बात नहीं है। उसको और उससे अच्छी चीज आने वाली है, तभी उसे प्रोग्राम बनाना नहीं आ रहा है। तो डोंट वरी कि आपको प्रोग्राम बनाना नहीं आ रहा है। तो ये मैंने 3 आपको यहाँ पर छोटे छोटे एग्जाम्पल से बताया कि भाई रिकर्सिव एसोसिएशन का मतलब क्या होगा। ठीक है ना? तो रिकर्सिव, तो ये सुपरविजन जो करेंगे उसकी क्लास भी अलग हो जाएगी ना, उसकी क्लास भी अलग रहेगी। उसको स्पेशल काम दिया गया है सुपरविजन का, मतलब इस टीम का काम भी अलग है, इस सुपरविजन का भी काम अलग है। ठीक है ना? तो ये चीज को हमें 2 क्लास के अंदर में रिलेशनशिप बनानी है, इसको हम रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है ना? तो अब देखिए ध्यान से एक और नई चीज आपको बताते हैं, आप मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है भाई? देखो मल्टीप्लिसिटी इज नथिंग बट, मल्टीप्लिसिटी डिफाइन हाउ मेनी ऑब्जेक्ट, है ना? अभी तक तो हम क्लास की बात कर रहे थे, अब हमें क्या बात करनी है? हाउ मेनी ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेट। भाई टीम, जैसे अभी अपन ने ऊपर में देखा टीम, अब भाई हाउ मेनी टीम्स, हाउ मेनी टीम्स का मतलब ऑब्जेक्ट की बात आ गई। भाई यहाँ आपको ये समझना है कि हमें ऑब्जेक्ट को डील करवाना है ना। तो अभी हमने क्लास डायग्राम बनाया है, अब क्लास डायग्राम के बाद ऑब्जेक्ट डायग्राम भी बनेगा। ऑब्जेक्ट डायग्राम में आपको लिखना है कि भाई कितने ऑब्जेक्ट्स है आप, या फिर मैनी के लिए भाई 2 लिख के छोड़ दोगे आप, ठीक है ना? पर आपको ये बताना पड़ेगा कि नहीं, दिस इज ओनली 1, दिस इज ओनली 0 और दिस इज मोर देन 1। तो मोर देन 1 का मतलब यहां तक आ जाएगा, मैं समझ जाऊंगा। तो मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि भाई ये जो प्रोग्राम है मल्टीप्लाई कितने के लिए हो रहा है, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स। भाई आपको ये तो बताना पड़ेगा ना, 1 to many है। तो भाई यहां से मैं देख रहा हूं, मतलब यहां से मैं देख रहा हूं, मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो 1 to many का कंसेप्ट है। मेरे लिए मैनी स्टूडेंट्स है और आपके लिए क्या है, मैनी टू 1 है। मैं आपके लिए एक हूं लेकिन आप मेरे लिए मैनी हो गए। अब मैनी को भी डिफाइन करना है
कि भाई 0 को भी मैनी बोलेंगे कि 1 बोलेंगे या 1 to अबव बोलेंगे, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको लिमिट देनी पड़ेगी कि किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिसिटी डिफाइन हाउ मेनी ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेट इन ए रिलेशनशिप। भाई रिलेशनशिप में कितने ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होंगे, एंड इट इज द नंबर ऑफ इंस्टेंस। भाई ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये कोई आपका अलग चीज नहीं है, इट इज ए इंस्टेंस, it is a instance of one class related to one instance of the other class। तो मैं एक क्लास हूं, आप एक क्लास हैं, भाई हम दोनों ह्यूमन के क्लास के हैं, लेकिन मैं एज ए फैकल्टी आपको बता रहा हूं, आप एज ए स्टूडेंट काम कर रहे हैं। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि भाई वन क्लास रिलेट टू वन इंस्टेंस ऑफ द अदर क्लास। भाई ये किस तरीके से रिलेशनशिप बना रहे हैं, इसको कहेंगे हम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, तो प्लेस मल्टीप्लिसिटी नोटेशन, अब हमको क्या सीखना है, मल्टीप्लिसिटी नोटेशन सीखना है। भाई हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें हाउ मेनी ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट डेवलप करना है। तो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट हम कैसे डेवलप करेंगे, हमें कुछ नोटेशन बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताया फ्लो चार्ट बनाना है, तो भाई फ्लो चार्ट के लिए नोटेशन है, उस नोटेशन को यूज करना है। भाई स्टार्ट के लिए नोटेशन है, एंड के लिए नोटेशन है, इनपुट आउटपुट के लिए नोटेशन है, डिसीजन के लिए नोटेशन है, फ्लो के लिए नोटेशन है, कनेक्टर के लिए, मतलब देयर आर सो मेनी नोटेशन। भाई नोटेशन पर ही हम काम कर पाएंगे, ठीक है। तो लेट दिस आर द एक्चुअली कॉल्ड एज ए नोटेशन, हमें नोटेशन ढूंढना है। तो नोटेशन क्या है देखते हैं, इट विल बी द नियर टू द एंड ऑफ एसोसिएशन, है ना। हमें ये प्लेस कहाँ करना है, हमको इसे प्लेस कहाँ करना है, इस नोटेशन को हमें एंड ऑफ एन एसोसिएशन, नियर द एंड ऑफ द एसोसिएशन में करना है। हमारे पास कोई भी नोटेशन है तो भाई हमें उसको लिखना कहाँ है, दैट विल बी द एंड ऑफ एसोसिएशन। तो जहां पर भी एसोसिएशन का एंड हो रहा है वहां पे हमें लिखना है। दिस सिंबल इंडिकेट द नंबर ऑफ इंस्टेंस, है ना। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं द नंबर ऑफ इंस्टेंस, तो नंबर ऑफ इंस्टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं ऑफ वन क्लास, है ना, ऑफ वन क्लास लिंक्ड टू वन इंस्टेंस ऑफ अदर क्लास। तो ये चीज हमको क्लियर हो गई कि हम अब एक कोई नोटेशन हम आपको देंगे, उस नोटेशन को आपको एंड ऑफ एसोसिएशन के में लिख देना है। तो वो क्या इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा कि नंबर ऑफ इंस्टेंस, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ इंस्टेंस जो कि वन क्लास लिंक टू द इंस्टेंस ऑफ द अदर क्लास। तो ये वाली चीज को आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है कि यहाँ पे हमको मतलब समझ में आ जाए तो ठीक है, तो हम जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज दिक्कत क्या हो जाती है कि हमको समझाने में ही दिक्कत है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान से समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो लेट वी हैव दिस कल्चर, तो मुझे ये कल्चर आपको बस बताना है, ये कल्चर से आप समझ जाएंगे क्या करना है, ठीक है। तो लेट, हमने एक चीज समझ ली, क्या चीज समझी भाई, मल्टीप्लिसिटी कुछ होती है, और मल्टीप्लिसिटी का मतलब हाउ मेनी ऑब्जेक्ट होता है, और हाउ मेनी ऑब्जेक्ट में मतलब हमें बताना है कि भाई नंबर ऑफ इंस्टेंस कितने होंगे जो कि एक क्लास को दूसरे क्लास से रिलेट करना है। अच्छा, दूसरी बात ये चीज समझ में आ गई कि मल्टीप्लिसिटी का नहीं, कुछ भी नई बात नहीं है सर, ये एक तो नोटेशन है, इस नोटेशन को हमें अपने सिंबल को, इस नोटेशन का सिंबल होगा उसको हमें कहीं एंड ऑफ एसोसिएशन में लिख देना है, जो हमें ये बताएगा कि भाई एक क्लास को दूसरे क्लास से कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, तो मैं आपको अब बता रहा हूं कि नोटेशन क्या क्या हो सकती है। तो देखिए, नोटेशन इस तरीके से बनती है, ये आपका नोटेशन हो गया। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि लेट आई हैव एंड ऑफ द एसोसिएशन की बात हो रही है, तो एंड ऑफ एसोसिएशन आ गया। तो यहां पर देखिए ये सब क्लास बने हुए हैं। अब इस क्लास का इंटरप्रिटेशन दूसरे तरफ से इस तरीके से है,
यहाँ 1 लिखा है मतलब एग्जैक्टली 1 इंस्टेंस आपका यहाँ पर रिलेट हो रहा है। अगर आप स्टार लगा देंगे तो मैनी का कल्चर हो जाएगा। मैनी मतलब 0 से मोर, यानी नल भी हो सकता है और मोर भी हो सकता है। स्टार का मतलब यही है, स्टार लगाएंगे तो 0 हो सकता है या फिर मोर हो सकता है। आपने 0.1 लगाया है तो 0.1 लगाया मतलब इट इज ए यूर ऑप्शनल, 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। 0 से 1 का मतलब ये ऑप्शनल हो जाएगा कि आपका 0 होगा कि 1 होगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पर M to N लगा दिया, न्यूमेरिकल स्पेसिफाइड कर दिया, तो ये M to N हो गया। मतलब मैं बोल रहा था भाई नर्सेस होंगी तो 5 से 10 होंगी, तो मैं लिखूंगा M=5, N=10 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिसिटी का नोटेशन। तो यहाँ पर आपको बस इसी तरीके से इस चीज को समझना है। हमने 1 लिखा है तो एग्जैक्टली 1 या नो मोर और नो लेस। ठीक है, 1 लिखा है मतलब क्या है, इट इज एग्जैक्टली 1, नो मोर नो लेस। ठीक है, 0 1 लिखा है तो या तो 0 होगा या 1 होगा। अब हमने स्टार लगाया है तो वो मैनी हो गया। अब हमने 0 to स्टार लगाया है तो 0 और मैनी हो गया। अगर 1 और स्टार लगाया है तो 1 और मैनी हो गया। और अगर 1 और लगाया है 5 लिखा है तो 1 to 5 का कल्चर हो गया। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको समझना है कि भाई ये चीजें इस तरीके से होंगी। ठीक है ना, और कई कंसेप्ट है, 5 होगा या फिर 10 होगा, 5 होंगे या 10 होंगे। ठीक है ना, तो इसमें एग्जैक्टली हमको बताना, 5 to 10 भी नहीं बोलना है। ठीक है ना, 5 to 10 में फिर एम्बिग्यूटी स्टार हो जाएगी कि सर मैं 8 लूं कि 7 लूं। यहाँ पर वही कल्चर है, 5 लेना है 5 या 10 लेना है 10, तो भाई 1 है और मैनी है, मैनी की जगह भी फिक्स कर दीजिए। तो इसको कहते हैं हम लोग मल्टीप्लिसिटी। तो ये मल्टीप्लिसिटी का कल्चर आ गया। अब हम इस मल्टीप्लिसिटी कल्चर का एग्जैक्टली एप्लीकेशन देखते हैं। ये थ्योरी हो गई, थ्योरी में इतना ही समझना है अपने को। अब इसका एप्लीकेशन लेके आओ। देखो अब ये एप्लीकेशन इस तरीके से है, लेट आई हैव क्लास ए, लेट आई हैव क्लास बी, नाउ इन बिटवीन एसोसिएशन देयर इज ए 1 इन दिस साइड एंड दिस 4 to 7 इन दिस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज को समझना है कि भाई क्या लिखा हुआ है ये। अब देखिए, अगर क्लास ए की बात करें तो इधर की बात लिखना है, ए का इसके एसोसिएशन क्या है। क्लास बी को मैं ए से समझ रहा हूं तो ये देखना है कि इस दोनों के बीच का एसोसिएशन क्या है। तो इसकी आपको वर्डिंग से समझना है। ठीक है ना, इंटरप्रिटेशन को जब तक लिखोगे नहीं तब तक क्लियर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन कभी भी लिखना जरूरी है। क्या लिखना है, एन इंस्टेंस ऑफ क्लास ए, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए इज एसोसिएटेड बिटवीन with between 4 and 7 इंस्टेंस ऑफ क्लास बी। तो हम यहां से बात कर रहे हैं, तो ये क्लास से जब हम इधर की बात कर रहे हैं तो ये बात आ रही है। तो एन इंस्टेंस ऑफ क्लास ए is associated with between 4 and 7 instance of class B। अब हम B से A की बात करते हैं तो that an instance of class B is associated with exactly 1, क्योंकि 1 लिखा है, no less no more, तो is associated with exactly 1 instance of A of class A। तो इसको हमको इस तरीके से ही समझना है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत सरल भी है और आपको समझ में भी आ रहा होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को चैट पे बता दो भाई कि यस है कि नो है। तो क्योंकि इसके बाद क्या है कि हमको थोड़ा सा बड़ा हैवी आपको काम देने वाला हूँ। ठीक है ना, वो चीज अगर आप समझ में, बाद में घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जल्दी से मेरे को बता दीजिए कि सर ये वाली चीज तो समझ में आ गई, क्लास ए और क्लास बी है ना, ये चीज समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यही नहीं समझ में आया तो बाद में सबको तकलीफ होना शुरू हो जाएगा कि भाई ये क्या होना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, देखिए मुझे अंत अच्छे से करना है, अंत भला तो सब भला वाली बात है। अगर अंत अच्छा हुआ तो हम सब को फायदा होगा, अगर अंत में कंफ्यूजन रह गया, हमने कितना भी हवन किया उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके से अंत को सक्सेसफुली लेके आ जाइए, ये सब आपका काम है। देखिए कभी भी क्लास टीचर से शुरू होती है, खत्म कहाँ होती है, स्टूडेंट पर खत्म होती है। अगर स्टूडेंट पूरे यस में है तो मान के चलिए सफलता अपनी हो सकती है।
अब ये सफलता तो बात की बात है कि आप एग्जाम में, फिर प्लेसमेंट में, फिर आगे जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपकी वहां तक चलती रहती है। तो लेट, आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है ना। तो मुझे एक स्टूडेंट ने बहुत प्यार से समझा दिया है कि सर यस, है ना, YESS करके बता दिया, तो डबल एस लगा दिया, मतलब उसको बहुत समझ में आ गया, ठीक है ना। ज्यादा और लगा देंगे तो मेरे को लगता है कि पूरा क्लियर हो जाएगा। लेट नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए हम लोग थोड़ा सा हैवी चीज समझने जा रहे हैं। लेट आई हैव, एक कंपनी है, विल हैव 1 and more एम्प्लॉय, बट ईच का एम्प्लॉय वर्क फॉर 1 कंपनी ओनली। एंड अब इसको अपन ने एग्जाम्पल में क्लास को हटा के रियलिस्टिक में लेके आ गए, रियल वर्ल्ड में लेके आ गए। तो 1 कंपनी विल हैव 1 and more एम्प्लॉय, तो हमारे पास में जैसा दिख रहा है कि 2 क्लास होगी, एक कंपनी होगी और दूसरी एम्प्लॉय होगी। बट ईच एम्प्लॉय वर्क फॉर 1 कंपनी ओनली। अब बताइए जल्दी से कि यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लिसिटी कहाँ पर और क्या लगने वाली है। मतलब आप मेरे को ऐसा बताइए कि कंपनी है ना, कंपनी के साथ ब्रैकेट लगा दीजिएगा, है ना, वहां पैरेंथेसिस लगा दीजिएगा और डैश 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 उधर पैरेंथेसिस लगा दीजिएगा और एम्प्लॉय लिख दीजिएगा। चलिए लिख के बताइए, कौन बताएगा। 1 कंपनी विल हैव 1 or more एम्प्लॉय, बट ईच एम्प्लॉय वर्क फॉर 1 कंपनी ओनली। कौन लिख के बता रहा है, जल्दी से बताओ। तो ये बता दोगे तो मजा आ जाएगा। आप तो डायग्राम बताओगे नहीं, तो आप मेरे को केवल वर्डिंग में बता दो। वर्डिंग में कैसे बताओगे, सी लिखना मेरे को, और सी लिखने के बाद कैसे लिखोगे, यहाँ पे आपको क्या लिखना है। जैसे सी लिखा आपने, कम है ना, कंपनी का सी लिख दिया। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नंबर लिखना है ना। क्वेश्चन मार्क में आपको दूंगा तो आप नंबर लिख दीजिए, और उसके सामने आपको क्या करना है, डैश 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 बनाना है, और उसके बाद में फिर से क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगा के लिख दीजिए। तो अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने आपको लिख के दे दिया है, आप बस मेरे को ये लिख के दीजिए कि दोनों क्वेश्चन मार्क में आएंगे कितने। कंपनी और एम्प्लॉय 2 क्लास है हमारे पास, तो 1 कंपनी एंड मोर एम्प्लॉय का कंसेप्ट है। 1 कंपनी विल हैव 1 or more तो एक मेरे को किसी ने लिख के दिया है, क्या कुशाग्रा ही अपनी क्लास में है और सब लोग नहीं है क्या कोई, तभी समय कुशाग्रा ही बात कर रही है। गोविंद भी आ गए, चलो भाई ठीक है, गोविंद भी आ गया। और कौन कौन, जल्दी जल्दी डालो यार इसमें। क्या हो सकता है, 1C1 और 1E, क्या होगा आपके पास में, क्या है। मतलब अगर यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, 1 कंपनी विल हैव 1 and more एम्प्लॉय, 1 कंपनी विल हैव 1 or more एम्प्लॉय, ठीक है ना। 1 and more, 1 and more का मतलब क्या हो गया, 1 and more, 1 dot dot star, 1 dot dot star। 1 मतलब 1, 1 मतलब 1, है ना। अगर मैं एम्प्लॉय की तरफ से देख रहा हूं तो 1 आएगा। बट ईच एम्प्लॉय वर्क्स फॉर 1 कंपनी। भाई आप किसी एक के लिए, भाई कंपनी में एक से ज्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं, लेकिन आपके एम्प्लॉय, आप जो हो कंपनी के एक ही रहेगा ना, आप 4 कंपनी में थोड़ी काम करोगे। तो कैसे लिखोगे, देखिए अब इसको लिखने का तरीका इस तरीके से है, बहुत सिंपल है। क्या लिख रहे हैं, देयर इज ए 1 कंपनी और देयर इज ए 1 एम्प्लॉय। तो मैंने भी आपको वही लिख के दिया था, कंपनी और एम्प्लॉय। अब कंपनी के एम्प्लॉय के बीच रिलेशनशिप क्या बन रही है, कि ये बन रही है 1 डॉट डॉट स्टार, ठीक है ना। 1 डॉट डॉट, तीन डॉट डॉट गोविंद नहीं आएंगे, 2 डॉट आएंगे भाई, है ना। 2 डॉट हमारा नोटेशन है, 3 डॉट नहीं लगाना। 1 डॉट डॉट स्टार आएगा, और एम्प्लॉय से कंपनी की तरफ क्या है, एग्जैक्टली 1 है। तो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट कि हाउ वी आर मेकिंग ए रिलेशनशिप। तो ये मल्टीप्लिसिटी में रिलेशनशिप हमें समझ में आता है। तो अब देखिए मैं आपको एक पूरा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। इस एग्जांपल को आप देखिए, इट इज ए कंप्लीट एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में देखिए पूरी चीजें दिख रही हैं आपको। लेट आई हैव ए 1 फ्लाइट नंबर, यहाँ पर है टाइप ऑफ प्लेन, यहाँ पर है शेड्यूल फ्लाइट, यहाँ पर है चार्टर फ्लाइट,
यहाँ पर है पैसेंजर का सीट। तो ये एक तरीके से मेरे पास में कोई डायग्राम आ गया है। अगर आपको मैं बोलूं कि भाई ये सब लेबल आपको लिखने हैं, तो आप कैसे लिखोगे लेबल? तो आपको सब चीज का मालूम होना चाहिए। फ्लाइट नंबर नोन एज ए क्लास, ठीक है। फिर नोन एज ए, दिस इज द योर क्लास, इसको हम क्या कह रहे हैं? इट इज ए क्लास। इन दिस क्लास देयर इज ए फ्लाइट नंबर एज ए क्लास नेम, and this class name has 4 attributes। तो ये 4 attributes हो गए। डिपार्चर टाइम, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लाइट, टाइप ऑफ फ्लाइट, एयरलाइन ऑफ फ्लाइट। तो ये आपके डिस्क्रिप्शन हो गए फ्लाइट के। तो दिस आर द एट्रीब्यूट ऑफ द फ्लाइट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर और एक क्लास है टाइप ऑफ प्लेन, ठीक है। then the plane description and there some graphics, plane का graphics बताना है। then we have a seat, seat size, seat number, seat position। then we have a flight as a charter flight है कि scheduled flight है। तो आपको इसको इस तरीके से पढ़ना है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर अगर इस तरीके से डायग्राम बना है, ये आपका बना है, इसका मतलब है इट इज ए जनरलाइज कंसेप्ट। मतलब ये दो हैं आपके जनरलाइज कंसेप्ट। फ्लाइट के दो प्रकार हैं, एक है शेड्यूल्ड फ्लाइट एंड सेकंड इज द चार्टर फ्लाइट। तो ये फ्लाइट हो गए, यहाँ पर आपके दो फ्लाइट हो गए। तो मैं यहाँ से यहाँ देखूंगा तो जनरलाइज, और यहाँ से यहाँ नीचे देखूंगा तो स्पेशलाइजेशन। तो ये ऊपर से नीचे स्पेशलाइजेशन, नीचे से ऊपर आपका जनरलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इट इज नोन एज ए एग्रीगेशन। it is a aggregation, it is nothing but a parts of, है ना, it is a parts of, type of plane, parts of seat, है ना। ये आपका एग्रीगेशन हो गया कि, और ये आपका एसोसिएशन है। ये मल्टीप्लिसिटी हो गई, एक स्टार लगाया है, ये आपका यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी लगाया है। तो यहाँ से अगर मैं फ्लाइट नंबर से यहाँ देख रहा हूँ तो देयर शुड बी द मीनिंग ऑफ दैट कि फ्लाइट दिस नंबर हैज ए 0 and 1 है, नहीं है, और केवल 1 ही है, ठीक है ना। तो दिस इज द कंसेप्ट। अगर यहां से हम देखेंगे तो मैनी का कंसेप्ट आ गया। टाइप ऑफ प्लेन, मैनी प्लेन्स आर देयर विद देयर नंबर्स आर देयर। भाई एक कोई हवाई अड्डे में बहुत सारे फ्लाइट होंगे, उनके नंबर्स होंगे, सबके नंबर अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर मैं यहां से यहां देख रहा हूं तो उस फ्लाइट नंबर का केवल या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, ठीक है ना। 0 मतलब नहीं है और 1 मतलब है, यानी कि ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। टाइप ऑफ प्लेन, उस नंबर का डुप्लीकेट नहीं होगा, उस नंबर का डुप्लीकेट नहीं होगा। और टाइप ऑफ प्लेन में सीट की बात करते हैं। भाई ये सारे सीट वाले एक ही प्लेन की तरफ बात कर रहे हैं। आपने जो भी नंबर लिया है वो पर्टिकुलर प्लेन का लिया है, कोई आपने कोई भी प्लेन का नंबर नहीं लिया। आपको जो सीट मिली है वो सीट किसी एक प्लेन की है, दूसरे प्लेन की नहीं है। और टाइप ऑफ प्लेन से अगर देखें तो दे आर मैनी सीट्स, देयर आर मैनी सीट। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरे को चैट में बता दीजिए कि 10 सर हो गया क्लियर। ये तो ये आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आप अगर कर लेंगे क्लियर तो आपका मॉडलिंग हो पाएगी। हम इसी तरह की मॉडलिंग आपसे कराना चाहते हैं, तो ये मॉडलिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। सिंपल क्लास बना लेने से, प्रोग्राम बना लेने से अब लास्ट काम नहीं होगा, आपको मॉडलिंग करना। पहले ये आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा। यस यस लिखो जल्दी से तो हम आगे बढ़े, ठीक है। सोना मत, जल्दी जल्दी लिखो यस। कौन लिख रहा है यस? देखें भैया पहला नंबर किसका यस है? ठीक है भाई, गोविंद जाग रहा है। और कौन जाग रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि और मोबाइल में सब गेम ही खेलने बैठ गए, ठीक है ना। बहुत लोग यस यस लिखे, चलो ठीक है। मतलब ये डायग्राम हमको समझ में आ रहा है। राशि आ गई, अमन आ गई, गौतम आ गए, ठीक है। ये सारे लोग प्रियल आ गई। तो ये सब लोग इसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
और कुछ लोग थोड़ी हिम्मत भी नहीं जुटा रहे हैं यस लिखने की, क्योंकि डर लग रहा है यस बोल देंगे तो पता चला है कि पास हो गए, पास तो होना पड़ेगा यस बोलने से। अगर प्रीति ने भी यस लिखा मतलब ये जरूर पास होगी, है ना। जिसने भी यस लिखा है देखना वो जरूर पास हो जाएगा, पर जिसने यस नहीं लिखा है तो देयर आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेल आल्सो, कि भैया उसको समझ में आया कि नहीं आया। यस लिखने से हमें अपने आप को कॉन्फिडेंस आता ही जाता है, अगर यस नहीं लिखोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो लेट दिस इज ए यूर एग्जाम्पल। अब एक जल्दी से हम एग्जाम्पल और एक देखेंगे। तो दिस विल बी द यूर एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिया है कि मेक क्लास डायग्राम, एन एयरपोर्ट इज ए स्टार्ट लोकेशन फॉर वन और मोर फ्लाइट नंबर, ठीक है ना, वन और मोर फ्लाइट नंबर, ए फ्लाइट नंबर हैज ए डेस्टिनेशन एग्जैक्टली वन एयरपोर्ट, ठीक है ना। तो भाई ये जहां से उड़ा है वो उड़ने के बाद जो पर्टिकुलर लोकेशन से उड़ा है तो उसे पर्टिकुलर लोकेशन में ही उतरना है। तो दिस इज द योर रिक्वायरमेंट ऑफ द योर क्लास डायग्राम। तो लेट वी हैव एयरपोर्ट, लेट वी हैव फ्लाइट नंबर। तो हमारे पास फ्लाइट नंबर भी है और एयरपोर्ट भी है। एंड एयरपोर्ट इज ए स्टार्ट लोकेशन, तो यहाँ पर जब भी फ्लाइट जाएगी तो उसके बाद स्टार्ट लोकेशन होगा फॉर वन एंड मोर फ्लाइट नंबर, वन एंड मोर फ्लाइट नंबर, यानी एयरपोर्ट से देखेंगे तो इट विल बी योर वन एंड मोर फ्लाइट नंबर। ए फ्लाइट नंबर हैज ए डेस्टिनेशन एग्जैक्टली, हर एक फ्लाइट नंबर का एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है, एग्जैक्टली वन एयरपोर्ट है, ठीक है ना, इसका वन एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर देखिए कि ये आपका डेस्टिनेशन हो रहा है, ये आपका स्टार्ट है। हर फ्लाइट नंबर का एक स्टार्ट है, एक डेस्टिनेशन है। एयरपोर्ट में बहुत सारे फ्लाइट प्लेन है जिनका फ्लाइट नंबर है।